हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। मित्रों, मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ काली नदी तंत्र को मैप के जरिए डिस्कस कर चुका हूं। मैं इस वीडियो में आपको काली नदी तंत्र से जुड़े सभी प्रमुख तथ्य तथा संगौली की संधि के द्वारा होने वाले भारत नेपाल विवाद, साथ ही साथ काली नदी व उसकी सहायक नदियों पर चलने वाली तथा आगे बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तथा अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर दोस्तों आपको आगामी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड व हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वीडियोस मिलेंगे तथा जीके व जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों भारत व नेपाल विवाद से कि यह भारत और नेपाल विवाद आखिर हुआ किस कारण से है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। पहले मित्रों, हमें इस विवाद को जानने के लिए कुछ समय पहले यानी कि भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा। भारत के इतिहास में आप सभी को बता दूं कि हमारे भारत में जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, यहाँ गोरखों का शासन हुआ करता था, नेपाल के राजाओं का शासन हुआ करता था। तो दोस्तों यह काफ़ी अत्याचारी शासन था। इसको हटाने के लिए राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों की मदद ली और अंग्रेज़ों द्वारा उनको हटा भी दिया गया। मगर उसके बाद भी जो गोरखे थे वह अन्य जगह बिहार साइड पर आक्रमण करने लगे। तो अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें फिर से धमकाया गया। तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे लिए सीमा का निर्धारण कर दीजिए, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी सीमा कहाँ तक है। तो अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया कि काली नदी का पूर्वी भाग जो है वह नेपाल का हिस्सा है और काली नदी का जो पश्चिमी भाग है वह उत्तराखंड यानी कि भारत का भाग है। काली नदी को बॉर्डर घोषित किया गया था दोस्तों संगौली की संधि के तहत, जो कि 1815 में हुई थी और 1816 में नेपाली राजाओं के द्वारा उसे स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों यह संगौली की संधि तो तब हो गई थी। वर्तमान में यह विवाद का कारण क्या है, आइए इसे समझते हैं। जो हमारी काली नदी है इसका उद्गम 3 स्थानों से होता है दोस्तों। वह 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मिडिल में है हमारा काला पानी, दूसरा स्थान है लिम्पियाधुरा और तीसरा स्थान है लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों काली नदी का उद्गम नेपाल के अनुसार भारत के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिम्पियाधुरा से होता है। कहाँ से होता है? लिम्पियाधुरा से होता है। उसके बाद जो इतना पूरा पार्ट बच रहा है यह नेपाल के अंडर में आता है। जबकि भारत कहता है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से नहीं लिपुलेख दर्रे से होता है। लिपुलेख दर्रे से काली नदी का उद्गम होता है, जिस कारण से यहाँ का पूरा भाग जो बच रहा है बीच का वह भारत के अंडर में आता है। अब ये विवाद भी कैसे उपज गया, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि यह तीनों उद्गम स्रोत तो पहले से हैं। तो दोस्तों हुआ यह था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने लिपुलेख दर्रे से होकर के जाना उचित समझा, क्योंकि इससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से होते हुए की जाती थी। तो दोस्तों उस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत ने काला पानी से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर की रोड बनवाई। जैसी यह रोड बनकर तैयार हुई तो नेपाल कहने लगा कि आपने हमारे क्षेत्र में यह रोड बनाई है। तो भारत के द्वारा यह क्लेम करा गया कि जो काली नदी है यह लिपुलेख दर्रे से निकलती है, तो इसके पार का याला क्षेत्र हमारा है, यानी 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यह हमारा है। जबकि नेपाल के द्वारा यह कहा गया कि जो काली नदी का उद्गम है वह लिपुलेख दर्रे से नहीं लिम्पियाधुरा से हो रहा है। तो इसका मतलब जो बीच का पार्ट है वह हमारा है। तो दोस्तों इस बीच के 80 किलोमीटर के पार्ट के लिए यह लड़ाई चल रही है और यही विवाद तब इस कारण से आगे बढ़ा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काली नदी के तथ्यों के बारे में। अगर आपको कोई और डाउट अगर इस विवाद को लेकर के है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपका वह डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों काली नदी के तथ्यों के बारे में जानते हैं। काली नदी का जो उद्गम है काला पानी से होता है और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो काली नदी है यह किस पर्वत के समानांतर बहती है, यानी कि पैरेलल बहती है। देखो दोस्तों, जहाँ से हमारी यह काली नदी निकल रही है, जिस स्थान से हमारी काली नदी निकल रही है, इसी के पास से
यहाँ पर काकागिरी नामक पर्वत इसके समानांतर रहता है, यानी कि पैरेलल रहता है। तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों कि काली नदी का उद्गम कालापानी से होता है और यह किस पर्वत के समानांतर बहती है। तो यह काकागिरी पर्वत के समानांतर बहती है। काली नदी की कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी पूछा जाए तभी भी आपने ध्यान रखना है कि काली नदी उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है और यह सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र में बहती है। आप लोगों ने देखा होगा मैप में, सिर्फ पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर में यह इसका बहाव है। काली नदी को सबसे अपवित्र नदी भी कहा जाता है दोस्तों। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपने इसे ध्यान रखना है। काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी कुठियांगटी है, जो कि आपने कल मैप में भी देखा होगा दोस्तों। उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली के साथ संगम करती है, लधिया है। तो आपको यह सभी तथ्य महत्वपूर्ण याद रखने हैं दोस्तों। आगे काली नदी से जुड़ी उसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में हम जानते हैं। काली की प्रमुख सहायक नदी में सबसे पहली नदी आती है दोस्तों हमारी कुठियांगटी नदी। तो दोस्तों कुठियांगटी नदी का उद्गम पिथौरागढ़ के जैंगसर श्रेणी से होता है। यह काली नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। यह काली नदी में दाएं तरफ से आकर गुंजी नामक स्थान पर संगम करती है। कुठियांगटी की सहायक नदियाँ, आपने यह ध्यान दे लेना है दोस्तों कि कुठियांगटी की सहायक नदियाँ संगचुमना, थुमना और निकुट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की दूसरी सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा। पूर्वी धौलीगंगा का उद्गम गोवान खना हिमनद से होता है दोस्तों। यह प्रारंभ में दो शाखाओं लिस्सर व दारमा के रूप में निकलती है और यह दोनों नदियाँ तेजोंग नामक स्थान में संगम करती हैं, जहाँ से यह पूर्वी धौलीगंगा के नाम से जानी जाती है। पूर्वी धौलीगंगा की लंबाई पूछ लेते हैं दोस्तों। तो पूर्वी धौलीगंगा की लंबाई 91 किलोमीटर है। आपने इन तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। पूर्वी धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम पिथौरागढ़ में खैला तवाघाट नामक स्थान पर होता है। पूर्वी धौलीगंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ सेलायांगटी, कंचुतिच तथा नांदारमा हैं। दोस्तों पूर्वी धौलीगंगा पर धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी चलाई जा रही है। इस परियोजना की क्षमता के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह परियोजना 280 मेगावाट की परियोजना है, जो कि पिथौरागढ़ के धारचूला में लगाई गई है। दोस्तों धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना वर्ष 2005 से प्रारंभ हुई थी, जो कि रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है। आपने ध्यान रखना है दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी धौलीगंगा कौन सी एक नदी रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है। तो आपने ध्यान रखना है कि पूर्वी धौलीगंगा रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है और इसका निर्माण NHPC द्वारा कराया गया था। अन्य एक तथ्य और आपने ध्यान रखना है इसके बारे में मित्रों कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस यानी अंडरग्राउंड पावर हाउस और सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है। तो इतने तथ्य आपने पूर्वी धौलीगंगा से याद रखने हैं कि पूर्वी धौलीगंगा पिथौरागढ़ के धारचूला में 280 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है, जो कि पूर्वी धौलीगंगा नदी पर बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौरीगंगा का उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन गौरीगंगा मूल रूप से दो शाखाओं, जिनका नाम है रालम और गोरी, दो शाखाओं से निकलती है और यह मिलम ग्लेशियर नामक स्थान पर जाकर के मिलती हैं, जहां इनको गौरीगंगा कहा जाता है। गौरीगंगा व काली नदी का संगम पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर होता है। जौलजीबी मेला आप सभी इसके बारे में अवगत होंगे, 14 नवंबर 1914 से गजेंद्र बहादुर द्वारा प्रारंभ किया गया था। देख लीजिएगा दोस्तों, जौलजीबी मेला राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। इस मेले की शुरुआत 14 नवंबर 1914 को गजेंद्र बहादुर द्वारा की गई थी। गौरीगंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। तो रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़ गौरीगंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरयू नदी हमारी काली नदी से संगम करने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। आपने इस तथ्य को ध्यान रखना है। सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से होता है। सरमूल से पंचेश्वर तक सरयू की लंबाई 146 किलोमीटर है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों आपने यह तथ्य याद रखने हैं कि काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सरयू काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू को उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है दोस्तों। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गोमती नदी प्रमुख है, जिसका उद्गम बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से होता है। वह सरयू व गोमती का संगम बागेश्वर में होता है।
तो पूछा जाता है दोस्तों कि बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर सरयू व गोमती के संगम पर स्थित है। गोमती के साथ संगम करके सरयू नदी काकरी घाट में अल्मोड़ा से आने वाली पनार नदी के साथ संगम करती है दोस्तों। काकरी घाट नामक स्थान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत की सीमा पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरयू की प्रमुख सहायक नदियों में पूर्वी रामगंगा नदी भी है, जिसका उद्गम पिथौरागढ़ के पोंटिंग तथा नामे ग्लेशियर से होता है। दोस्तों 2 धाराओं में यह नदी निकलती है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर है। रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी का संगम पूर्वी रामगंगा से होता है। अंततः सरयू नदी का संगम काली नदी में पंचेश्वर नामक स्थान पर हो जाता है। दोस्तों आपने पंचेश्वर बांध के बारे में ज़रूर सुना होगा कि पंचेश्वर बांध, जो मैंने आज से पहले वाली वीडियो में आपको अवगत कराया था कि पंचेश्वर नामक बांध बनाया जा रहा है, जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना होगी। तो कुछ तथ्य और देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि जो पंचेश्वर बांध है, इसकी जो क्षमता होने वाली है वो 6480 मेगावाट क्षमता होने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि राज्य में टिहरी बांध परियोजना जो कि 2400 मेगावाट की है, उसके मुकाबले यह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 6480 मेगावाट इस बांध की परियोजना होगी। और दोस्तों 315 मीटर ये बांध ऊंचा होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 260.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। लेकिन दोस्तों यह जो हमारा पंचेश्वर बांध है, जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो यह 315 मीटर ऊंचा होगा और एशिया का सबसे ऊंचा बांध भी घोषित हो जाएगा। तो आपने इतने तथ्य पंचेश्वर से याद रखने हैं कि पंचेश्वर बांध परियोजना चंपावत जिले में भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी क्षमता 6480 मेगावाट है तथा यह 315 मीटर ऊंचा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लधिया नदी। लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी के साथ संगम करती है दोस्तों। इसका उद्गम नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत की सीमा से लगे गजार नामक स्थान से होता है। लधिया नदी तथा काली नदी का संगम चूका नामक स्थान पर होता है। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। चूका में लधिया नदी के साथ संगम करके काली नदी टनकपुर पहुंचती है, जहां से इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। बनबसा पहुंचकर काली नदी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिससे 2 नहर निकाली जाती है। एक नहर उधमसिंह नगर की ओर जाती है, जिसका नाम है शारदा नहर, जो उधमसिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश को चली जाती है। दूसरी नहर नेपाल की ओर जाती है, जिसका नाम है महाकाली नहर। आगे जाकर यह नहर यूपी में पहुंच जाती है और यूपी में यह नेपाल से आने वाली घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। कुछ नेपाल की नदियां जो काली नदी के साथ संगम करती हैं उन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। तो चमेलिया, रूपाली गाड़ और रामगुन, यह 3 नदियां नेपाल की तरफ से आते हुए काली नदी में संगम करती हैं। तो आपने इन तीनों नदियों के बारे में भी ध्यान रखना है। मित्रों मैंने प्रयास किया है कि आपको सभी तथ्यों के बारे में मैं अवगत करा सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मित्रों अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तथा दोस्तों आप अपनी स्टडी को जारी रखिएगा, निरंतर अपनी मेहनत जारी रखिएगा दोस्तों, प्रयास जारी रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।